दोस्तों, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक कभी भी इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया, तो फिर आखिर इस बार क्यों? रीज़न ये है कि मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर रहा था, 2 एपिसोड को मिला के एक। लेकिन वो वीडियो तभी से रिकॉर्डेड पड़ी है 16 मिनट की, आज से 3 वीक पहले की, जब से मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं ट्राई किया रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। उल्टियाँ आ रही हैं, पेट ख़राब है, कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ भी खा रहा हूँ तो उल्टी कर दे रहा हूँ और मोशंस भी लगे हुए हैं। इसके चलते मेरा 5 से 6 केजी तक वेट ड्रॉप हो गया और साथ ही मुझे ड्रिप लगवानी लगी, जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं लगवाई। पहली बार ड्रिप लगवाई, उसके बाद भी 2 दिन तबीयत ठीक रही, फिर ख़राब हो गई, मोशन, पेट दर्द, कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मैंने दोबारा से, वीकनेस इतनी हो गई थी, मैंने मेडिसिन्स ली, अभी भी वो मेडिसिन्स खा रहा हूँ और आज हो सका है तो रिकॉर्डिंग कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में गला इतना बैठ रहा था, शायद इतनी देर तक रिकॉर्डिंग ना करने की वजह से ऐसा हुआ है। खैर, अभी मैं बेहतर हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए लगातार डेली 30-30 मिनट की वीडियोस पब्लिक करूंगा। 30 मिनट प्लस ही होंगी, उससे कम नहीं होंगी, क्योंकि ऑफकोर्स 6 एपिसोड इकट्ठा हो रखे हैं, जिसमें से 2 मैंने कर दिए हैं और 4 और हैं। और मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मंडे को जब भी एपिसोड आएगा, आता तो शाम को है, तो इसलिए ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं अपना बेस्ट दूंगा और ट्यूसडे मॉर्निंग में आपका एपिसोड मिल जाया करेगा। टाइमिंग आप लोग बताओ कि मैं 8 बजे एपिसोड पब्लिक करूं या 10 बजे। मैं 3-4 टाइम लगा दूंगा, आप लोग वोटिंग करना कि कौन सा टाइम बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें, लाइक 2 महीने में भाई ढंग का कोई काम तो हुआ नहीं है, तो चैनल पे अर्निंग में आपको दिखा भी दूं स्क्रीनशॉट में, तो भाई सिर्फ $40 है, जो कि आएंगे भी नहीं मेरे बैंक अकाउंट में। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड के फोन पे का QR कोड लगा दिया और उसका नेम भी मेंशन है, तो इस पर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त पाकिस्तान से है, तो मैंने उसके लिए भी अपने एक फ्रेंड का QR कोड लगा दिया है, वो इस पे कर सकते हैं और नेम भी मेंशन रहेगा, क्योंकि वो दोनों ही मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मैं डाइट भी बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी दुआ करना कि मेरी हेल्थ ठीक रहे और मैं टाइम पे वीडियोस लाता रहूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा और चैनल पे नई सीरीज भी आएंगी, तो आप लोग सजेस्ट जरूर करिएगा कि मैं कौन कौन सी सीरीज लाऊं। ठीक है, ये डिस्कशन काफी लंबा हो गया, लेकिन हाँ यार, जरूरी था। इसके अलावा जब मैं ये सारी वीडियोस डाल दूंगा ना, तो ट्यूसडे की नाइट को हम लोग एक लाइव करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और साथ ही हम काफी लंबी चौड़ी गपशप भी करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं। 1-2 बार तो मैंने किया ही है। ठीक है, मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने अपने विंग्स के न्यू पेयर को ढूंढ लिया था, लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अभी ऐसा कर पाने के लिए उसकी विल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस पर तो फेंग भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी इधर हम देखते हैं कि वो चालाक इन न्यू विंग्स की सोल फेंग से कहती है, ठीक है ह्यूमन, तुम वाकई ही बहुत सब्र वाले हो। मैं हार मानता हूँ, पहले मैंने तुम्हारे लिए कंडीशंस बहुत हाई रख दी थी, अब मैं तुम्हें अपना कोर कंपोनेंट दे रहा हूँ, जिसे तुम अपनी डिवाइन पावर्स के साथ अपनी बॉडी में फ्यूज कर सकते हो, और फिर मेरा ये विंग्स का पेयर तुम्हारा हो जाएगा और मैं तुम्हें अपना मास्टर एक्नॉलेज कर लूंगा। हमें देखने को मिलता है कि ये कहते हुए इस चालाक सोल ने अपने हाथ में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे एक बॉल की फॉर्म देकर लुओ फेंग की तरफ भेज दिया था, और साथ ही यहाँ पर वो अपने मन ही मन मुस्कुरा भी रहा होता है, जो कि एक इविल स्माइल थी। इस एनर्जी कोर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लुओ फेंग भी कहता है, ठीक है, अब क्योंकि तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें रिपेयर करने के लिए अपना बेस्ट करूंगा। इसके अलावा तुम मेरा ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड बनोगे। फेंग अभी ये कहते हैं कि तभी उसके सिल्वर क्योटी विंग्स उसे घेरते हुए कहते हैं, मास्टर, वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी विल पावर अभी भी उसे अपना मास्टर एक्नॉलेज करवाने के लिए इनफ नहीं है, ये खतरनाक है, वो आपको मारना चाहता है, इसके अंदर विंग्स की सोर्स लाइट छुपी हुई है। इस पर तो फेंग भी कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था। ये कहते साथ ही फेंग जल्दी से अपने स्टार टावर को उन फेक विंग्स के कोर से काफी दूर कर लेता है। ये देखकर उन विंग्स की चालाक सोल कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, इस कोर को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लो। जिस पर फेंग उससे कहता है, मैं इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, पहले मेरा सर्वेंट इसे टेस्ट करेगा। ये कहते साथ ही फेंग अपनी मूशा बॉडी को उस फेक कोर के साथ फ्यूज करवाने के लिए भेज देता है, और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ वो चालाक सोल गुस्से में अपना पंच बना रही होती है, और फिर वो फाइनली गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए अपनी भड़ास को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम डैम ह्यूमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर बनने के लिए वर्ती हो, सोचना भी मत। ये कहते हुए हमें देखने को मिलता है कि इसका वो फेक कोर जैसे मूशा बॉडी के साथ टच होता है, तो फौरन से वहाँ पर कई सारे स्लैशेस अनलिश हो गए थे, जिसकी वजह से एक बार फिर से मूशा बॉडी के थाउजेंड्स ऑफ टुकड़े हो जाते हैं। जो सब सुनकर फेंग कहता है, अब जाकर तुमने दिखावा करना खत्म किया। और फिर फेंग अपने विंग्स से कहता है, शिवू जाओ, जितनी ज्यादा तुम सोर्स लाइट एब्जॉर्ब करना चाहते हो कर लो। जिस पर तो शिवू जी मास्टर कहकर स्टार टावर से बाहर आ जाता है और अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा करते हुए सोर्स लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो देखकर उस चालाक सोल बुढ़ाओ के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुम्हारे विंग्स ने भी अपनी स्पिरिट को अवेक कर लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ये कहते हुए तो उसकी आंखें और मुंह खुले का खुला रह जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि शिवू तो खुश होते हुए एक ब्लैक होल क्रिएट करके जल्दी से यहाँ की सारी सोर्स लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जो सब होता हुआ देखकर बुढ़ाओ काफी ज्यादा पैनिक में आते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ
रुक जाओ, तुम चोर कहीं के। शिवू कहता है पर मैं क्यों रुकूं? बूढ़ा कहता है ये सारी सोर्स एनर्जी मेरी है, तुम इसे चोरी नहीं कर सकते। पर शिवू इसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वो सारी सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है और फिर अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए उससे कहता है हम फंडामेंटली एक ही एंटिटी हैं, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। ये कितनी अच्छी फील हो रही है मास्टर, बैटल से होने वाली मेरी हिडन इंजरीज भी अब हील हो रही हैं। फैंग तो ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ाऊ अपने आसपास लगे हुए बैरियर को तोड़कर उससे बाहर निकलकर शिवू को मजा चुकाने के लिए काफी तड़प रहा होता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता उसके विंग्स के ऊपर लगे हुए ब्लड की वजह से। इसीलिए वो गुस्से में गाली देते हुए कहता है मैं डेफिनेटली अपने न्यू मास्टर को ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा। तुम यकीनन मेरे हाथों से मरोगे, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। वो बार बार इन सभी बातों को रिपीट किए जा रहा था, लेकिन लुवो, फेंग, शिवू, बोबाता और बाकी सब पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। और जब फिर शिवू फुली रिकवर हो जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से रुकते हुए कहता है मास्टर अब मेरे पास और जगह नहीं बची, मैंने इनफ सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मैं अपनी 100% पावर अनलीश कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मास्टर आप अभी भी उसे खुद को मास्टर एक्नॉलेज नहीं करवा सकते। इतना बोलकर शिवू वापस से अपने साइज को छोटा करते हुए लुवो फेंग की बॉडी के साथ आकर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उस बुढ़ाऊ स्पिरिट की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि शिवू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी एनर्जी काफी लो हो गई है। और अब फिर फेंग उससे कहता है एनीवे मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, यहाँ मैं इन ब्लड मार्क्स की हेल्प से अपनी विल पावर को टेम्पर कर सकता हूँ। इतना बोलकर फेंग ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसका स्टार टावर आहिस्ता आहिस्ता उन विंग्स के करीब आता जा रहा था। और अब जब फिर काफी लंबे समय के बाद फेंग अपनी आंखें खोलता है तो हमें पता चलता है कि उसे कल्टीवेशन करते हुए 1200 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो अब फेंग शिवू से पूछता है क्या मैं अब इसे मास्टर एक्नॉलेज करवा सकता हूँ? इस पर शिवू आंसर करते हुए कहता है मास्टर आपकी विल पावर बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ी है और आपने पहले से खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसके चलते अब आपकी विल पावर यूनिवर्स मास्टर की पीक तक पहुंच चुकी है। पर फिर भी एक ट्रू गॉड बन पाना एक फंडामेंटल लीप है, आप अभी भी उसके लिए फार फ्रॉम इनफ हैं। इस पर फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ फेंग अपने स्टार टावर को मोड़ते हुए वहाँ से बाहर जाने लग गया था और जाते हुए अपने मन ही मन कहता है अब मुझे बाहर और भी ज्यादा डेंजरस जगहों पर जाना होगा ताकि मैं खुद को और भी ज्यादा टेम्पर करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं। और फिर वो पीछे मुड़कर उन विंग्स की तरफ देखते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर वापिस आऊंगा तब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इस पर वो बुढ़ाओ की सोल जागते हुए कहती है इम्पॉसिबल, तुम बस दिन में सपने देख रहे हो। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि फेंग उस 9 लाइट बैरियर के अंदर से बाहर आ गया था और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के साथ मिलने के बाद अब अपने शिवू विंग्स की फुल पावर्स को अनलीश करता है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। फेंग की गोल्डन किंगडम डोमेन को इतना ज्यादा बढ़ा हुआ देखकर बोबाता फेंग को बताती है कि अब इसका रेडियस 80 लाइट ईयर्स हो चुका है और इसने कम्प्लीटली सारी जगह को अपने अंडर में ले लिया है। इसी दौरान फेंग को नोटिस होता है कि जिस रास्ते से वो आया है उसी के साथ एक और रास्ता था, आखिर वो किस तरफ जाता है। इतना सोचते साथ ही फेंग जल्दी से अपने स्टार टावर के अंदर एंटर हो जाता है और उसे तेजी के साथ ले जाते हुए उस अननोन रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि फेंग के स्टार टावर के साथ साथ फेंग की मूशा बॉडी स्टार टावर से कई हजार किलोमीटर आगे फ्लाई करते हुए जा रही थी और रास्ते को चेक कर रही थी कि आखिर यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। पर जाते हुए उसे फील होता है कि यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली गर्म है, पर फिर भी वो रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। पर फिर जैसे उसके सामने दीवार आती है तो वो रुक कर उसे छू कर देखता है। तभी फेंग के हाथ को आग लग जाती है और वो आग जल्दी से उसकी बॉडी पर फैलने लग गई थी। तो इससे पहले कि वो फेंग की बॉडी को जला डाले, फेंग जल्दी से अपनी बाजू को शोल्डर से ही कट कर डालता है, जिसकी वजह से उसकी मूशा बॉडी जलने से बच जाती है। यह सब कुछ देखकर तो फेंग कहता है मेरे पास पहले यूनिवर्स वनरेबल लेवल की डिवाइन बॉडी है, पर फिर भी ये अजीब फायर एनर्जी मेरी बॉडी को खाक बनाने के लिए कैपेबल है। इसी के साथ वो अपने बाजू को रिकवर कर लेता है और फिर तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गया था। फेंग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसके सामने कोई भी मंजिल नहीं आ रही थी, जो देखकर फेंग कहता है मैं पहले ही कई लाइट ईयर्स आगे आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जगह टिल्टेड पीक सेक्टर की मेन बॉडी के एज पर है और मैंने भी कई लाइट ईयर्स सफर कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब मैं इस माउंटेन की मेन बॉडी के अंदर इंटर होने वाला हूँ। उसका ये कहना था कि तभी अगले ही लम्हे हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग की मूशा बॉडी बुरी तरह से जलकर खाक बन जाती है और फिर फौरन से स्टार टावर के अंदर आते हुए एक बार फिर से रिकवर हो गई थी। ये सब कुछ देखकर फेंग कहता है बाहर का टेम्परेचर तो एक यूनिवर्स मास्टर जिसने अपने आर्मर की प्रोटेक्शन खो दी हो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इस सब के बावजूद भी स्टार टावर के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये वाकई एक सुप्रीम ट्रेजर कहलाने के लिए वर्ती है।
है। इसी के साथ फैंग के स्टार टावर को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और वो एक केव के अंदर इंटर हो गया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी केव होती है। और जैसे ही एंगल स्टार टावर से काफी ज्यादा पीछे जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि ये केव साइज में इतनी ज्यादा बड़ी है कि मानो इसके अंदर कई सारी गैलेक्सी समाई हो। इस जगह पर आगे बढ़ते हुए फैंग को कई सारे टेरिफाइंग नजारे भी देखने को मिलते हैं और कई सारे खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ जगह तो ऐसी थी जिनमें सैंड्स के टुकड़े एक मिरर की तरह फैंग के स्टार टावर को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जो सब देखकर तो फैंग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है क्या। तभी उन्हें नोटिस होता है कि एक सैंड के बड़े से टुकड़े ने अपने अंदर खींच लिया है और असल में यहाँ पर इस टुकड़े के अंदर एक बहुत ही बड़ी इंटरनल स्पेस थी, जो कि किसी मिस्टीरियस यूनिवर्स से कम नहीं। इस जगह पर से होते हुए फैंग आहिस्ता आहिस्ता और भी कई सारे सैंड्स के टुकड़ों के अंदर गुजरता जाता है और ये सब कुछ देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब कि हर एक सैंड के टुकड़े के अंदर एक हिडन जगह है। ऐसे ही करते करते फैंग एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक पिलर के ऊपर क्लोज के मार्क्स नजर आते हैं। उसे देखते ही फैंग को अंदाजा हो जाता है कि ये क्लो मार्क्स कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये जरूर किसी एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट के द्वारा छोड़े गए ट्रेसिस हैं। इतना कहते साथ ही फैंग जल्दी से अपने स्टार टावर को उसकी तरफ घुमाते हुए उसके अंदर ले जाने लगा था कि तभी वो वाता उसे रोकते हुए कहती है, यहाँ का प्रेशर किसी भी ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लुओ फैंग, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस पर फैंग उससे कहता है, कोई ऐसा जो इस जगह पर क्लो मार्क्स छोड़ सके वो कोई मामूली एक्सपर्ट नहीं हो सकता। चलो पहले यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये कहते साथ ही फैंग अपने स्टार टावर को मोड़ लेता है और तेजी के साथ उन क्लो मार्क्स के अंदर ले जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बार फिर से वो एक सैंड ग्रेन के अंदर जाते हुए एक हिडन स्पेस पर आ गया था। हमें देखने को मिलता है कि उस हिडन जगह के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और फैंग का स्टार टावर उसके अंदर आ गया था। बुबाता को तो लग रहा था ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी, इसलिए वो डर के मारे अपनी आंखों के आगे हाथ रखकर उन्हें बंद कर लेती है। पर जैसे ही उसे यहाँ का प्रेशर फील होता है तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई थी और कहती है, यहाँ इस जगह के अंदर का टेम्परेचर तो बाहर के मामले में काफी कम है, ये तो बस किसी ऑर्डिनरी स्टार के कोर टेम्परेचर के बराबर है। जब बुबाता ये बता रही थी तो हमें देखने को मिलता है कि हैवी एरो किंग तो यहाँ पर बड़े ही जोश के साथ अपने आर्मर को साफ करने में लगा होता है और फिर फाइनली उसे अच्छी तरह से चमका लेने के बाद वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, अब लग रहा है ना ये मस्त। तभी इधर फैंग भी सोचते हुए कहता है, ये हिडन जगह बाकी सभी हिडन जगहों से काफी अलग है। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं हो सकता। ये कहते साथ ही फैंग अपने शिवू विंग्स की पावर्स को अनलीश करते हुए अपनी गोल्डन किंगडम डोमेन को रिलीज करता है। इसी के साथ फैंग को फौरन से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़े साइज में मैप और एक की नजर आ गई थी, जो देखते साथ ही फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से टेलीपोर्ट होते हुए उसके करीब आ गया था। उसके साथ साथ बुबाता भी यहाँ पर आ गई थी और ये दोनों ही उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से वो की और मैप साइज में काफी ज्यादा बड़े होने लगते हैं, जो देखकर तो फैंग हक्का बक्का रह जाता और कहता है, ये तो एक सिल्क थ्रेड मैप स्क्रॉल है। इवन ये साइज में युआना और मास्टर से भी बड़ा और कंप्लीट स्क्रॉल मैप है। ये सोचने के बाद जैसे ही फैंग आगे बढ़ते हुए उस मैप को लेने लगा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इवन उसी के साथ साथ बुबाता के ऊपर भी पड़ रहा था। इसी के साथ वहाँ पर आवाज आना शुरू हो जाती है और एक पर्सन अपीयर होते हुए कहता है, मैं जी फैंजी एक ट्रू गॉड हूँ जो अकेले ही यूनिवर्स में ट्रेवल करता रहा हूँ और मैंने 3 रीइंकार्नेशन एराज से भी लिव थ्रू किया है। अब मेरा आखिरी टाइम करीब आ रहा है। वो अपनी ये बातें बता ही रहा था कि तभी इधर बुबाता भी लुओ फैंग को बताती है, ये उसकी बची हुई डिवाइन पावर से बनी हुई एनर्जी बॉडी फॉर्म है, ये उसकी ट्रू फॉर्म नहीं है। तभी जी फैंजी आगे कहता है, अब सिर्फ इस रीइंकार्नेशन साइकिल का ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं एक इटर्नल एग्जिस्टेंस बन सकता हूँ। इसी के साथ हमें उस पर्सन की लुक भी दिखाई जाती है। फैंग उसे देखकर कहता है, इस रीइंकार्नेशन साइकिल का ब्रेक थ्रू करके और ये हमेशा के लिए इटर्नल बन जाएगा, यानी कभी भी नहीं मर सकता। तभी इधर जी फैंसी आगे कहता है, मेरी इस जर्नी पर मेरी लाइफ एंड डेथ अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए मैं अपनी लाइफ टाइम के सारे एफर्ट्स को ऐसे ही जाया होने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सोच कर कि इन केस में मारा जाऊं, इसीलिए मैं जाने से पहले इस यूनिवर्स वेसल आइडेंटिफायर और ये स्टार मैप को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बताने के दौरान वो बाता जल्दी से आगे बढ़कर उस सारे के सारे मैप को स्कैन करके चेक करने लगती है कि ये कितना ऑथेंटिक है। उसे अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद वो बाता बताती है, ये मैप स्क्रॉल तो एक्सट्रीमली कंप्लीट है। इवन इस मैप के ऊपर 3 फॉरबिडन लैंड्स के बारे में भी काफी डिटेल्स लिखी गई है। इसी के साथ वो मैप पूरी तरह से लुओ फैंग के सामने अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर फैंग कहता है, यूनिवर्स वेसल। तभी इसी दौरान जी फैंसी फैंग को बताता है, यूनिवर्स वेसल के अंदर मौजूद खतरे एक यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड को जान से मारने के लिए काफी हैं। ये सुनकर तो वो बाता और फैंग और भी ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी जी फैंसी कहता है, ऐसे ही एक वेसल के अंदर मेरे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं और इस बारे में पता चलने के बाद ये यूनिवर्स ओशन में किसी भी फैक्शन को उन्हें हासिल करने के लिए पागलपन की हद तक ले जाने के लिए इनफ है। ये सुनकर तो फैंग गहरी गहरी सांस लेते हुए मैप पर बनी उस लोकेशन को देखने लगता है कि आखिर वो है कैसी। और फिर जी फैंसी अपनी बची खुची डिवाइन पावर्स के साथ उस यूनिवर्स वेसल आइडेंटिफायर की को लुओ फैंग के पास
पास भेज देता है और कहता है ये यूनिवर्स वेसल के अंदर मौजूद एक इंडिपेंडेंट स्पेस के साथ कनेक्टेड है। मेरी जिंदगी में मैंने जितने भी ट्रेजर्स इकट्ठा किए वो सारे के सारे मैं इसके अंदर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई डेस्टिन वन मेरी लेगेसी को ढूंढ ले, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बनाई हुई अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स पास डाउन हो। ये यूनिवर्स ओशियन खतरों से भरा हुआ है, अपना ख्याल रखना। इसी के साथ वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, जिस पर फैंग फौरन से उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। हमें देखने को मिलता है कि फैंग के माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी जो भी जी फैंसी अपने जाने से पहले यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। फैंग उस यूनिवर्स ओशियन के मैप और यूनिवर्स वेसल आइडेंटिफायर को अपनी स्टोरेज स्पेस में रख लेता है। तभी वाता कहती है उसने पहले इस मैप और यूनिवर्स वेसल आइडेंटिफायर को यहाँ टिल्टेड बेस सेक्टर में छुपा दिया और अपने ट्रेजर्स को कहीं यूनिवर्स वेसल में डीप छुपाया हुआ है। ये तो जानबूझकर हमारे लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। इस पर फैंग कहता है सीनियर के गिफ्ट को रिसीव कर लेना ही हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। इसी के साथ फिर फैंग अपने स्टार टावर में बैठकर वहाँ से बाहर आने लग गया था। तो वो बाता उसे कहती है अगर हम इस जगह के और भी ज्यादा अंदर गए तो इवन जी फैंसी जैसा एक पावरफुल ट्रू गॉड भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। अभी के लिए बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि हम उन व्हाइट विंग्स को कैसे हासिल करें। बाता की ये सारी बातें सुनकर फैंग सोचते हुए कहता है लेकिन इन केस अगर मैं उन विंग्स को हासिल कर भी लूं तो उन्हें रिकवर होने के लिए कई सारे मटेरियल्स को डिवोर करने की जरूरत है। हो सकता है कि सीनियर जी फैंसी के द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो। इसीलिए अब फैंग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर यूनिवर्स वेसल में जाकर सीनियर जी फैंसी के ट्रेजर्स को हासिल करना रख देता है। जिस पर वो वाता भी उसे कहती है हाँ तुम्हें जी फैंसी के ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए जाना चाहिए और फिर वापस आकर उन विंग्स को ले लेना चाहिए। अब फिर फैंग उन खतरनाक जगहों से वापस आ जाता है वाटर रीजन में और कहता है जाने से पहले मैं यूनिवर्स वेसल के मैप के एक पोर्शन को अपने टीचर और सीनियर ह्यूज एक्स के साथ शेयर करूंगा। इस तरह से हमारे ह्यूमन रेस के ऊपर यूनिवर्स वेसल से होने वाले खतरों का रिस्क काफी ज्यादा कम हो सकता है। जिस पर वो वाता से कहती है तुम इसे उन्हें फ्री देने वाले हो, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा दिलदार हो। इतना बोलकर वो वाता तो मुंह बना लेती है। तभी फैंग अपने टीचर के दिए गए टोकन के द्वारा चेक करता है कि ह्यूज एक्स क्रिएटर ने तो फैंग को एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए बुलाया है। इसलिए वो सोचता है कि क्या ये कोई अर्जेंट मैटर है। तो इसलिए अब फैंग ज्यादा देरी ना करते हुए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। व्यू चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मीटिंग में लुओ फैंग ही सबसे लेट आया था और ह्यूमैनिटी के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। फैंग देखता है कि यहाँ पर सिर्फ उसी का थ्रोन खाली है। सभी लोग यहाँ पर फैंग का वेलकम करते हैं और फैंग अपने मास्टर की तरफ देखता है जिसमें मास्टर से कहते हैं आगे बढ़ो। इसी के साथ फैंग चलते हुए आकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है, यानी कि अभी उसे आने में ज्यादा देर नहीं हुई। और फिर तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तो सभी लोग अपने थ्रोन से खड़े हो गए थे और जिस तरह से वो एनर्जी आ रही होती है उसी तरफ ही देखते जा रहे होते हैं। फैंग उसे फील करते हुए कहता है ये कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। इसी के साथ उनके सामने साइज में एक बहुत ज्यादा बड़ी एक्स अपीयर होना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो केओस सिटी लीडर रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन ह्यूज एक्स क्रिएटर, आपने टिल्टेड बीक सेक्टर से एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर हासिल कर लिया। इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हैं। यहाँ फैंग अपने मनी मन मुस्कुराते हुए सोचते हुए कहता है तो इसका मतलब कि ये मीटिंग ये गुड न्यूज डिलीवर करने के लिए है। तभी ह्यूज एक्स भी अपने बड़े से साइज के साथ वहाँ पर अपीयर होते हुए इस जॉइंट एक्स को अपने हाथों में लेकर उसका एक पावरफुल स्लैश वहाँ पर लगाते हैं, जिसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था ये हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और फिर इसके बाद इधर ह्यूमैनिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स अपने मनी मन सोचते हुए कहते हैं जब से हमारे फर्स्ट एंसेस्टर सप्रेस कर दिए गए हैं तब से लेकर अब तक हमारी ह्यूमन रेस फॉरेन रेसेस का सामना करने पर मजबूर हो गई है और उन्होंने हमें काफी लंबे समय तक परेशान किया है, जिसकी वजह से हमें चुप कर रहना पड़ा। पर अब क्योंकि हमारे पास एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है जो हमें गार्ड करेगा, अब एक बार फिर से ओरिजिनल यूनिवर्स से हमारी ह्यूमन रेस को कोई भी फॉरेन रेस इजीली सप्रेस नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी फिर हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम वाइट गोल्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि असल में लीडर होंग के मास्टर भी हैं। ये जहाँ अपने मन में कहते हैं ये सुप्रीम ट्रू ट्रेजर डिवाइन एक्स, इसकी कंपैटिबिलिटी ह्यूज एक्स क्रिएटर के लिए परफेक्ट है। अब ह्यूज एक्स क्रिएटर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, अब कोई भी इनका सामना करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब फिर इसके बाद ह्यूज एक्स अपने इस सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को अपने स्टोरेज स्पेस में रखते हुए अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहते हैं मेरे इस सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को हासिल करने की न्यूज को आप सभी अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी कि किसी को मत बताएं, और जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद इसके बारे में अनाउंस कर दूंगा। ह्यूमन रेस के सभी पावरफुल पिलर्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और वो जानते थे कि अब हमारी रेस का सामना करने के लिए कोई भी हमारे अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही ह्यूज एक्स ह्यूमन रेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। वहीं अब इधर ह्यूज एक्स इन सभी से कहते हैं इसके अलावा मैंने आप सभी को यहाँ पर सिर्फ मेरी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी चीज है और मैं उसे आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कहते हुए अपने थ्रोन पर खड़े हो जाते हैं और वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू वहाँ पर एक मैप बना देते हैं और उन सभी को बताते हैं कि ये है यूनिवर्स ओशियन बोट का मैप।
इसे मैंने लुवो फेंग और अपने मैप डाटा को मिलाकर बनाया है। इस नए मैप को देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और काफी हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि ये मैप सच में काफी डिटेल्ड है और इससे इन सभी लोगों की काफी हेल्प होगी। और साथ ही साथ इसमें कुछ नई जगहें भी ऐड है जिन्हें इन्होंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। तभी इधर स्पीक मास्टर लुवो फेंग से कहते हैं, वेल डन फेंग। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ह्यूज एक्स के पास मैप डाटा है, पर मैं ये सुनकर जरूर सरप्राइज हुआ कि तुम्हारे पास भी एक मैप है और इसमें तो तुमने इवन यूनिवर्स ओशन बोर्ड के कोर एरिया को भी रिकॉर्ड किया है। तभी डार्कनेस मास्टर पूछते हैं, इस बच्चे को ये मैप कहाँ से मिला? तभी एक दूसरे मास्टर भी कहते हैं, और ये काफी डिटेल्ड भी है। वो सब लोग ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, जबकि इधर फैंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है, हालांकि ये काफी अच्छा है लेकिन फिर भी ये पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन बोर्ड को कवर नहीं करता। जितना ज्यादा डिटेल्ड मैप होगा उतने ही ज्यादा ट्रेजर्स को हासिल करने के चांसेस होंगे। अब इसके बाद ह्यूज एक्स फैंग से कहते हैं, लुवो फेंग, तुमने इस मैप को फ्री कंट्रीब्यूट किया है और तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन इमेंस है। हाउएवर, हमारे क्लैन के ट्रेजर वॉलेट में लिमिटेड सप्लाईज हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें इसकी बराबरी का इनाम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5000 सुप्रीम पॉइंट्स ऑफर करता हूँ। तो अब यहाँ फैंग मास्टर ह्यूज एक्स को उनके नेम से बुलाते हुए कहता है, लेकिन सीनियर जूफू, आपने भी तो अपने मैप को फ्री कंट्रीब्यूट किया है, मैं भी। तो इस पर ह्यूज एक्स फौरन उससे कहते हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, मना मत करो। तो इस पर फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर फिकर ना करें, मैं भी अपने क्लैन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और उनके लिए स्काई होल्ड करना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर तो फिर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खड़े होते हुए अपना अपना जाम उठाकर एक दूसरे को चेयर्स करते हैं और इसी के साथ फिर ये सभी लोग एंजॉय करते हुए पार्टी करने लग गए थे। इसी के साथ व्यू कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुवो फेंग अपने स्टार टावर में बैठकर यूनिवर्स ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका है और अब वो बढ़ रहा था यूनिवर्स ओशन बोर्ड की तरफ। जहाँ पहुंचते वो बातों से देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, फाइनली हम पहुंच गए। ये यूनिवर्स ओशन बोर्ड तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स बड़ी है और कॉन्स्टेंटली एंडलेस क्योटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। इवन इस यूनिवर्स ओशन बोर्ड का सिर्फ अकेला बाहरी हिस्सा ही हर तरह के खतरे से पूरी तरह भरा हुआ है और इसका इन्वायरमेंट भी बहुत ब्रूटल है, जबकि इसके अंदर इवन और भी ज्यादा खतरे हैं। कोई भी इस यूनिवर्स बोर्ड का ओरिजिन नहीं जानता। इवन जब 2 सेक्रेड यूनिवर्स पैदा हुए थे, ये बोर्ड उससे भी पहले से यहाँ पर मौजूद है। ये अक्सर ही छोटे यूनिवर्सिस को अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। इसी वजह से इसे आमतौर पर यूनिवर्स ओशन बोर्ड कहा जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद फिर फैंग अपने स्टार टावर से बाहर आते हुए एक जगह पर आकर उस यूनिवर्स बोर्ड को देखते हुए कहता है, ये वाकई फॉरबिडन लैंड कहलाने के लिए वर्ती है। फैंग इतना सोच रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, इसलिए वो फौरन से पीछे पलटकर देखने लगता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, लुवो फेंग, और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आइस पीक मास्टर और उनके साथ सीनियर वॉइड गोल्ड मास्टर थे, जिन्हें देखते ही फैंग अपने मनी मन सोचते हुए कहता है, ये भी यहाँ पर आए हैं। इतने में फिर वो दोनों तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए लुवो फेंग के करीब आने लगते हैं, जबकि फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, सीनियर वॉइड गोल्ड मास्टर मेरे बिग ब्रदर के टीचर हैं। अब मैं इनकी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ तो ये समझ पा रहा हूँ कि ये वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैंने सुना है कि वॉइड गोल्ड मास्टर की गाइडेंस में मेरे बिग ब्रदर लिमिट्स को ब्रेक थ्रू करते जा रहे हैं और अभी वो अनडाइंग किंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब फिर लुवो फेंग के करीब पहुंचने के बाद आइस पीक मास्टर फैंग से कहते हैं, यूनिवर्स ओशन बोर्ड का मैप मिलने के बाद अब हर कोई अपना लक आजमाने के लिए यहाँ पर आना चाहता है। वहीं अब फिर वॉइड गोल्ड मास्टर फैंग से कहते हैं, तुम्हारा बिग ब्रदर वाकई ही एक रेयर जीनियस है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसे भी कहीं ज्यादा सरपास कर जाओगे और अब तुम खुद ही अपने दम पर फॉरबिडन लैंड में एडवेंचर करना भी शुरू कर चुके हो। गुड। हाउएवर, इस यूनिवर्स ओशन बोर्ड का इनर रीजन बहुत ज्यादा डेंजरस है। इवन हम भी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली मारे जा सकते हैं। मैं और आइस पीक मास्टर ये प्लान कर रहे हैं कि हम सेपरेटली इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जबकि तुम खुद ही अकेले करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। जिस पर फैंग कहता है, जी मैं समझ गया। इसी के साथ वो वहाँ से तेजी के साथ चला गया था। अब फिर सीन कट होता है। नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है कि लुवो फेंग अकेला ही एक और फॉरबिडन लैंड की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ रास्ते में उसके सामने आ जाता है क्रिस्टल जोन और इस जगह को क्रॉस करने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। फैंग अपनी गोल्डन किंगडम का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह से इससे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, पर फिर भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो वो बातें उसे बताती है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं यहाँ पर 892 डेंजरस रीजन्स हैं। उन सभी के मुकाबले इस जगह को तो मामूली समझा जाता है। तो इसीलिए फिर फैंग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए फ्लेम सैंड कप का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके चलते तो उसने कुछ ही पलों में सभी के सभी क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो इजीली इनके बीच से अपना रास्ता बनाते हुए गुजर जाता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है
कि फैंग एक और लोकेशन तक पहुंच चुका था, जिसके बारे में वाता उसे बताती है कि इस जगह को सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंजर लेवल के लिए जाना जाता है और इसे कहते हैं गॉड एक्सटर्मिनेशन एबस। इस पर तो फैंग कहता है आखिर ये कितनी ज्यादा डेंजरस है, ये तो हमें आगे बढ़कर ही पता चलेगा। इसी के साथ वो तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसके उस जगह से जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ वाटर ड्रॉप्स जमीन की गहराई में जाते हुए एक एंटिटी के पास पहुंच जाती हैं और हमें इस एंटिटी की लुक दिखाई जाती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। वो इन वाटर ड्रॉप्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कहता है ह्यूमन, तुमने अकेले ही गॉड एक्सटर्मिनेशन एबस के अंदर आने की जुर्रत की, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। इतना बोलकर वो फैंग का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और हमें यहाँ पर इस आइडेंटिटी का नेम पता चलता है जो है यिन तुओ। फैंग इस जगह पर आगे बढ़ रहा होता है और वो वाता बड़े ही गौर से इसे देख रही थी, जबकि अटूका इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी वाता फैंग से कहती है यहाँ इस जगह पर टेरिफाइंग क्रिएचर्स हैं जिन्हें कहते हैं लावा डेविल, उन्हें लावा डीमन गॉड भी कहते हैं। सिर्फ एक यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड ही इसके हाथों से बच सकता है और अगर कोई यूनिवर्स मास्टर इसके चंगुल में फंस गया तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं, ये उन्हें मार डालता है। इस जगह पर चल रही हवाएं काफी ज्यादा तेज थी, जिसके चलते फैंग उनके भाव में आ जाता है और ऊपर से गिर रहे कई सारी बड़ी बड़ी चट्टानें जो कि पता नहीं कितनी ही ज्यादा बड़ी होंगी, फैंग उनके नीचे दबना शुरू हो गया था। वो इससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इस चट्टान का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो फैंग के साथ टकराते हुए उसे नीचे की तरफ खींचती ले जा रही थी। तो इसीलिए वो इससे बचने के लिए इसे पकड़कर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है और वो अपने गोल्डन किंगडम का इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली इसे तोड़कर इस बड़े से पत्थर के अंदर से रास्ता बनाते हुए बाहर निकल आता है। और तभी फिर हमें देखने को मिलता है कि इस पत्थर के मुकाबले में इसके ऊपर जो एक और पत्थर आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा था। पर फैंग को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने विंग ट्रेजर्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इजीली उस बड़े से पत्थर के अंदर से भी बाहर आ जाता है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर यिन ताओ के मन में लालच आ जाता है और वो इविल स्माइल करते हुए कहता है ये सिल्वर विंग आर्टिफैक्ट वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब तो लगता है कि ये सिल्वर विंग मेरे नसीब में लिख दिए गए हैं, इसीलिए ये ह्यूमन अपनी मौत की तलाश करते हुए यहाँ पर आया। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग को आगे बढ़ते हुए अचानक से किसी की प्रेजेंस फील होती है, इसलिए वो फौरन से पीछे हट गया था और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी फिर अचानक से वहाँ पर स्पेस एंड टाइम में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लग गया था, जिसके अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही होती है। इसी के साथ यिन ताओ वहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस पर तो फैंग भी खुद को स्ट्रेच करते हुए कहता है इस पर्सन के इरादे काफी खराब लग रहे हैं। तभी फिर वो आता उसके बारे में पता लगाते हुए लुओ फैंग को उसकी डिटेल्स बताती है कि ये फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा से एंसेस्ट्रल गॉड सेट का मेंबर है यिन तुओ। इवन इसके एरा के टाइम में भी इसका सामना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता था। अगर हम इसे मास्टर एनियों के साथ कंपेयर करें तो इसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहीं इधर अब यिन ताओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ह्यूमन, वो विंग ट्रेजर मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, क्या कहते हो। फैंग कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब फिर ये दोनों खतरनाक तरीके से अपनी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए अपनी डोमेन्स को टकरा रहे होते हैं। तो अब फिर फैंग पहले अपना मूव चलते हुए यिन ताओ के ऊपर गोल्डन किंगडम से हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर यिन ताओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए से कहता है ये छोटी बेकार ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी। इसी के साथ वो खुद को एक बीस्ट की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो होता हुआ देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है तो ये बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने भी मेटल बीस्ट गॉड के पाथ को कल्टीवेट किया है, पर ये सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करने में मुझसे भी कहीं ज्यादा स्किल्ड है। फैंग ये सोच रहा था कि तभी दूसरी तरफ यिन ताओ पूरी तरह से बीस्ट गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहाँ पर एक जोरदार रोर करते हुए तेजी के साथ फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। वो उस पर झपटते हुए कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया ह्यूमन। पर इससे पहले कि उसका हमला फैंग को टच भी हो पाता तभी वहाँ पर लावा वोर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और फैंग उसकी तरफ खींचा चला जाता है। जबकि यिन ताओ बीस्ट गॉड की फॉर्म में होने की वजह से जरा सा भी इफेक्ट नहीं होता। फैंग कुछ पत्थरों के साथ टकराने के बाद खुद को संभालते हुए इस फोर्स का सामना करने लगता है और कहता है ये कितनी ज्यादा फियर्स विंड फोर्स है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हर 0.01 सेकंड में एक यूनिवर्स मास्टर अपनी फुल फोर्स के साथ मुझे हिट कर रहा है। तो ये वाता भी फैंग को बताती है कि ये लावा वोर्टेक्स गॉड एक्सटर्मिनेशन एबस के मोस्ट टेरिफाइंग खतरों में से एक है और इसके बाद जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो है लावा डेविल, यानी कि लावा डीमन गॉड। फैंग को इस तरह सुलझा हुआ देखकर यिन ताओ को एक अच्छा मौका नजर आता है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए फैंग पर हमला करने के लिए जाने लगता है और साथ ही साथ कहता है इन पिछले हंड्रेड्स ऑफ एराज में मैंने मिलियंस ऑफ लावा वोर्टेक्स को सरवाइव किया है और अब मैं जानता हूँ कि इससे इजीली और आराम से कैसे बचकर निकलना है, क्योंकि मेरे पास अब एब्सोल्यूट एनवायरमेंटल एडवांटेज है। मेरे सामने अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं। इतना बोलकर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत बड़े पत्थर को फैंग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंग भी अपने गोल्डन किंगडम को रिलीज करता है और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा बड़े पत्थर को लेकर यिन ताओ की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ
जहाँ तक देखा जा रहा है तो इस पत्थर का साइज 100,000 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जिनतो और लुओफेंग दोनों ही अपनी फुल फोर्स को लगाते हुए इन पत्थरों को एक दूसरे की तरफ भेज रहे थे और हम देख पाते हैं कि कैसे अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करने की वजह से इनकी चीखें भी निकल रही थी। और फिर जैसे ही वो दोनों पत्थर वहाँ पर टकराते हैं तो बूम, एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ना सिर्फ लुओफेंग बल्कि जिनताओ की वो गोल्डन बीस्ट बॉडी बहुत बड़े झटके और तेजी के साथ पीछे की तरफ धकेल दी गई थी। और फिर हमें दूर से भी ये नजारा दिखाया जाता है कि इस पूरे लावा वोर्टेक्स के सामने ये इतना बड़ा धमाका मानो जैसे कुछ भी ना हो। तभी इधर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि फेंग भी इस झटके की वजह से एक पत्थर के साथ जाकर टकरा गया था, लेकिन उसे इससे कुछ ज्यादा असर नहीं होता। इसीलिए वो स्माइल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और पावर्स को अनलिश करना शुरू कर चुका था। जिनताओ एक बार फिर से गुस्से में रोर करते हुए तेजी के साथ पागलों की तरह पत्थरों को चीरते हुए फेंग की तरफ आगे बढ़ने लग गया था और उससे कहता भी है वो सिल्वर विंग्स मेरे हैं। फेंग कहता है सपने देखो, और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अपनी स्वॉर्ड को साइज में बड़ा करते हुए घूमते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक उस पर दे के मारता है, जिससे वहां पर एक बार फिर से बहुत बड़ी तबाही हो गई थी। और जिनताओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाता और कई सारे पत्थरों को तोड़ते हुए पीछे ही जाता जा रहा था। इस बीच फैंग खुद को संभालता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पर फिर से हमला करना शुरू कर चुका था। इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि फैंग उस पर भारी पड़ रहा था और जिनताओ का कोई भी हमला फैंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि फैंग की स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज थी, जबकि जिनताओ स्लो बढ़ रहा था। और अब फैंग की इस हिट की वजह से जिनताओ के मुंह से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, तो इसीलिए वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। और अब फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही फियर्स फाइट होती है, जिसमें जिनताओ अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो फैंग को नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी फैंग ही उस पर भारी पड़ रहा होता है। इस बीच बाय चांस वो एक बार फैंग को अपनी टेल से हिट करने में कामयाब रहता है और फिर जब फैंग पीछे धकेला जा रहा था तो वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हुए फैंग ने अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार स्लैश लगाते हुए उसके मुंह को ही अंदर से चीर डाला था, जिससे जिनताओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर जिनताओ को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी डिवाइन पावर से अपनी इंजरीज को हील करते हुए गुस्से में फैंग से कहता है वो सिल्वर विंग्स वो मुझे दे दो। और अब फिर वो गुस्से में अपनी हॉर्न के अंदर अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ फैंग की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिस पर तो फैंग भी अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है और जिनताओ के सर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक करता है, जिससे जिनताओ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो इससे फैंग को बहुत ही बुरी तरह से पटक के मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ना सिर्फ फैंग बल्कि जिनताओ खुद भी दोनों ही एक दूसरे से दूर धकेलते हुए बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर कई सारे पत्थरों को दूरते हुए दूर चले जाते हैं। और इसकी वजह से जिनताओ के मुंह से एक बार फिर से ब्लड आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर जिनताओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते साथ ही लुओफेंग से कहता है ह्यूमन भागो मत, और वो जल्दी से फैंग का पीछा करने लग गया था। तो अब फैंग अपने मन में सोचता है बेहतर है कि मैं गोल्डन किंगडम की फुल पावर्स को रिवील ना करूं, नहीं तो फिर मेरे शिवो विंग्स के ट्रू एक्सटेंट की बातें दूर दूर तक फैल जाएंगी। मुझे डर है कि इसकी वजह से पावरफुल एक्सपर्ट्स अट्रैक्ट होंगे जो इसे पाना चाहेंगे। तो अब एक बार फिर से फैंग जिनताओ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देकर अपनी स्वॉर्ड के साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, इवन जिनताओ की बॉडी से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा करता है। और जब फिर जिनताओ उसकी रेंज में आता है तो फैंग अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक स्लैश लगाते हुए उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया और खुद वहां से तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जिनताओ से दूर जाने लगा, जिस पर तो जिनताओ भी जल्दी से खुद को संभालते हुए जोरदार रोर करते हुए फैंग का पीछा करने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। फैंग को लावा वोर्टेक्स के कोर एरिया की तरफ जाता हुआ देखकर जिनताओ अपने मनी मन कहता है एक बार जब ये लावा वोर्टेक्स के कोर एरिया में चला जाएगा तो फिर मैं अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोर एनाइलेशन साइक्लोन को ट्रिगर कर दूंगा। मेरी डिवाइन बॉडी स्ट्रॉन्ग है और मेरे पास स्पेशल टैलेंट भी है, इसीलिए मैं सरवाइव कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यूनिवर्स मास्टर एक बार जब इसमें फंस जाएं तो वो इंस्टेंटली मारे जाते हैं। और अब फिर जैसे ही जिनताओ को अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो फौरन से अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका असर भी फैंग पर होने वाला था। पर इस टेक्निक के उसके साथ हिट होने से पहले ही फैंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और अपने गोल्डन किंगडम का इस्तेमाल करते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर दूर चला गया था। जबकि इधर जिनताओ को तो लग रहा था कि फैंग मारा गया, इसलिए वो जोर जोर से खुशी के मारे हंसने लगता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा नहीं रहती क्योंकि तभी फिर फैंग उसे सप्रेस करते हुए कहता है जिनताओ क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मुझे लावा वोर्टेक्स के कोर एरिया के खतरों के बारे में पता नहीं होगा? मैं एनाइलेशन वर्ल्डविंड के बारे में अच्छे से जानता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ओरिजिनल यूनिवर्स में 3 फॉरबिडन लैंड्स की एक्सप्लोरेशन अभी भी बहुत लिमिटेड है। इवन मेरे एंसेस्ट्रल गॉड सेट को भी सीक्रेट के बारे में इस रीइंकार्नेशन एरा में पता चला है। उसकी ये बात सुनकर तो फैंग मुस्कुरा देता है, जबकि वो बात खुश होते हुए जीएफएनजी के मैप को लेकर कहती है जीएफएनजी का रिकॉर्ड लावा वोर्टेक्स को लेकर एक्सट्रीमली डिटेल्ड है। अब इस सब के बाद भी फैंग एक बार फिर से तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जिनताओ से दूर जाने लग गया था, जिस पर जिनताओ उसका पीछा करने लग जाता है। पर तभी अचानक से फैंग के सामने से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है, जिससे फैंग काफी मुश्किल से बचता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को चकनाचूर करता जा रहा था।
फैंग उससे बचने के बाद सोचते हुए कहता है, ये हो रहा, ये तो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा फास्ट है। फैंग इतना सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर कई सारी आइज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ फैंग को आइडिया हो जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वो मन में कहता है, तो अब मेरे सामने एक बार फिर से गोड आइलैंड के 2 लोग आ गए। ये कितना ज्यादा परेशान करते हैं। डैम, जब बैड लक चल रहा हो तो इवन पानी पीने से भी गला चोक हो जाता है। फैंग दांत पीसते हुए ये सोच रहा था कि तभी पीछे से जिन तो अभी वहाँ पर एक स्टोन पर लैंड करते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो वो लोग भी हमें देख रहे थे। जबकि वही फैंग अभी भी सोच रहा होता है, ये यूनिवर्स ओशन इतना ज्यादा बड़ा है और मेरी इस एक ट्रिप में ही मेरा सामना 3 यूनिवर्स मास्टर्स के साथ हो रहा है। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं कि वो अटैक जिससे फैंग अभी भी बचा है वो किसने रिलीज किया था। हमें इनका इंट्रोडक्शन मिलता है और हमें पता चलता है कि ये है गोड आइलैंड से मास्टर जियोजियान और वूहुन मास्टर। फैंग उन्हें देखते ही दांत पीसते हुए कहता है, ये लोग तो सरदर्द हैं। जियोजियान को तो मैं फिर भी संभाल सकता हूँ, लेकिन ये वूहुन भी यहाँ पर आ गई। वैसे कुछ भी कहो, मास्टर वूहुन का इंट्रोडक्शन तो काफी कमाल का हुआ है और वो है भी बड़ी ब्यूटीफुल। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलना।